बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ सॉल्युबिलिटी एंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। सॉल्युबिलिटी एंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग इट and various factors affecting solubility देखिए जनाब, इस वक्त आप प्राइमरी लेवल के लोग नहीं हैं, हायर लेवल्स में आप लोग आ चुके हैं। मेरी ज़रा बात को गौर से सुनिए। चीनी, शुगर, वाटर, सालुबल के इनसालुबल, हम कुछ भी नहीं कह सकते जब तक ये ना बताया जाए कि पानी कितना है, टेम्परेचर कितना है, चीनी की मिकदार कितनी है, तब जाके हम फैसला कर पाएंगे कि ये चीनी पानी में हल होती है या नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक गिलास पानी में 5 kg चीनी के डाल दीजिए, डिसोल्यूशन विल नॉट हैपन। सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है। उल्टा कीजिए, आप बर्फ़ के ऊपर चीनी रख दें तो चीनी बर्फ़ में हल डिसॉल्व नहीं होती। ओके, यानी टेम्परेचर का बड़ा अहम रोल होता है, कंसंट्रेशन का बड़ा अहम रोल होता है। सिमिलरली आपका सॉल्वेंट कौन है, बड़ा अहम रोल प्ले करता है। आइए आज इन्हीं बातों को डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? प्लीज, सॉल्युबिलिटी हम यूं डिफाइन करेंगे कि आप मुझे एक सॉल्यूट दें, उस सॉल्यूट की वो मैक्सिमम अमाउंट, सॉल्यूट की वो मैक्सिमम अमाउंट जो क्या हो, इन 100 ग्राम और 100 cm³ ऑफ गिवन सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। गिवन टेम्परेचर पे, गिवन प्रेशर पे एक सॉल्यूट की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मिकदार हल होती है गिवन सॉल्वेंट के गिवन अमाउंट में। सॉल्वेंट गिवन का मतलब कौन सा सॉल्वेंट है। मैं अगर एग्जांपल कोट कर दूं, जस्ट इंपैक्ट देखते हैं बातों का। अमोनियम नाइट्रेट, मेरे पास एक सॉल्यूट है अमोनियम नाइट्रेट। इसको मैं किसके अंदर हल करूं? इसको मैं वाटर में डिज़ोल्व करूं या इसको मैं इथाइल अल्कोहल के अंदर डिज़ोल्व करूं, एथेनॉल के अंदर डिज़ोल्व करूं कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व करूं? आप हैरान हो जाएंगे कि वाटर में इसके 192 ग्राम आप डिज़ोल्व कर सकते हैं, 192 ग्राम, जबकि यहां पर आप 3.8 ग्राम डिज़ोल्व कर सकते हैं एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 1 लीटर पानी हो, 1 लीटर अल्कोहल हो, तो अल्कोहल नालायक है, अमोनियम नाइट्रेट को इफेक्टिवली डिज़ोल्व नहीं कर सकता, जबकि वाटर उसको इफेक्टिवली डिज़ोल्व कर सकता है। ये सॉल्वेंट का रोल है। सिमिलरली हम अगर एक और एग्जांपल कोट करना चाहें, एक और एग्जांपल कोट करते हैं। मर्क्यूरस क्लोराइड की बात सुनिए। मर्क्यूरिक क्लोराइड मैं पानी में डिज़ोल्व करूं कि मैं एथेनॉल में डिज़ोल्व करूं? मर्क्यूरिक क्लोराइड को मैं किस में डिज़ोल्व करूं? अगर मैं वाटर में डिज़ोल्व करता हूं तो हार्डली 6.5 ग्राम डिज़ोल्व हो सकते हैं।
मर्क्यूरी क्लोराइड के 6.5 ग्राम डिजॉल्व हो सकते हैं, जबकि यहां पर अगर मैं बात करूं तो 46 ग्राम के आसपास मर्क्यूरी क्लोराइड के एथेनॉल में डिजॉल्व हो सकते हैं। आपने देखा, एक सॉल्यूट है, डिफरेंट सॉल्वेंट के अंदर वो डिफरेंट सॉल्युबिलिटी शो करता है। तो सिमिलरली सॉल्वेंट का क्या रोल है, यानी अब हम उसको पॉइंट वाइज क्लियर करेंगे कि सॉल्वेंट कौन है, नंबर 2 सॉल्यूट कौन है, नंबर 3 प्रेशर क्या है, नंबर 4 टेम्परेचर क्या है। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं एक सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को। ओके, अभी आपको मैंने थोड़ा सा दिखाया कि देखिए वाटर और एथेनॉल दो डिफरेंट सॉल्वेंट हैं, उसमें सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है। तो एक फंडामेंटल रूल जो आप ऑलरेडी जानते हैं कि अगर सॉल्वेंट भी आपके पास पोलर हुआ, सॉल्यूट भी आपके पास क्या हुआ, पोलर हुआ, तो पोलर पोलर के अंदर डिसॉल्व होता है, पोलर पोलर के अंदर डिसॉल्व होता है। जबकि अगर आपके पास सॉल्वेंट नॉन पोलर हुआ और सॉल्यूट भी आपके पास क्या हुआ, नॉन पोलर हुआ, तो ये आपस में डिसॉल्व होते हैं। लेकिन अगर आपके पास पोलर सॉल्वेंट को नॉन पोलर सॉल्यूट या पोलर सॉल्यूट को आप नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल करें तो सॉल्युबिलिटी न होने के बराबर होती है। तो पहला पॉइंट क्या आया, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अगर पोलर है तो उसके बाद देखना होता है कि उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, उसमें कितना दम है कि पार्टिकल्स को आपस में सेपरेट करे। ओके, तो वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एथेनॉल। ओके, वाटर हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है। तो आपने देखा कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट की नेचर किस कदर इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर हम कहा करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली नॉन पोलर होते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर के अंदर अच्छा डिसॉल्व होते हैं। ओके, ये वाली बात ठीक नहीं है कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, ये प्राइमरी कंसेप्ट की बात है। असल चीज़ ये वाली है कि पोलर चीज़ पोलर में, चीनी पोलर है, ऑर्गेनिक है, लेकिन वाटर में डिसॉल्व होती है। ओके, अब आते हैं प्रेशर पे। प्रेशर वाले कंसेप्ट में प्लीज हेनरी लॉ को याद कर लीजिए। हेनरीज लॉ क्या कहते हैं? हेनरी लॉ, हेनरी लॉ कहता है कि अगर आपके पास सॉल्यूट कोई गैस है और सॉल्वेंट कोई लिक्विड है, आपके पास सॉल्यूट कोई गैस है और सॉल्वेंट क्या है, कोई लिक्विड है, यानी गैस को आप एक लिक्विड में डिसॉल्व करने जा रहे हैं, देन इट इज द ओनली कंडीशन कि गैसियस सॉल्यूट को अगर आप एक लिक्विड में डिसॉल्व करने जा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। इसकी एक मशहूर एग्जांपल आप लोग जानते होंगे कि कोल्ड ड्रिंक्स में हम क्या करते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड 3 to 5 atm के ऊपर हाई प्रेशर हम उसको लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, पीछे ढक्कन को बंद कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा? अब CO2 रोए या हन से अब ये वाटर सॉल्युबल है। ओके, यानी एक गैस के ऊपर जिस कदर आपका एक्सटर्नल प्रेशर हाई होगा वो एक लिक्विड के अंदर अच्छा डिसॉल्व होता है। ओके, ये हमारे पास हेनरी लॉ है। अब हमारा जो सबसे आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है भी टेम्परेचर। ईटा के स्टूडेंट्स प्लीज इस बात का ख्याल करें कि टेम्परेचर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहां पर मैं
ये कहना चाहूँगा कि टेम्परेचर का कभी सॉल्युबिलिटी के साथ डायरेक्ट ताल्लुक होता है, कभी टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी के साथ इन्वर्स ताल्लुक होता है, कभी टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, नो रिलेशनशिप एट ऑल, नो इंटरेक्शंस एट ऑल। और कभी हम क्या देखते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4, द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करो तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। एक वक्त के बाद क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से फिर वहीं सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। प्लीज मेरे साथ रहें। यहां पे मेरी एक बात सुन लें कि यहां पे जो की कंसेप्ट है वो ये है कि एंट्रोपी चेंज एंड एंथैल्पी चेंज डिसाइड करते हैं, आपका डेल एस और डेल एच डिसाइड करेगा कि टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का आपस में ताल्लुक क्या होता है। ये फंडामेंटल कंसेप्ट है, बुनियादी बात है। आपके लेवल पे चूंकि एंट्रोपी वाला कंसेप्ट इतना स्ट्रांग नहीं होता तो हम एंथैल्पी की बात करते हैं। फिर तो कैसे, इस पहले केस का क्या कहा जा रहा है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। मतलब क्या हुआ, क्योंकि आपके पास डेल एच की वैल्यू यहां पर पॉजिटिव होती है, क्योंकि यहां पे एंडोथर्मिक सॉल्यूशन होता है। एंडोथर्मिक सॉल्यूशन में जितना टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे हीट मिलेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। जबकि यहां पे सेकंड केस में कौन सी बात होती है कि एंथैल्पी चेंज जहां पे होता है वो नेगेटिव होता है, सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक। सेकंड केस में सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक। थर्ड केस में हम क्या कहते हैं कि बस एंथैल्पी चेंज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 होता है, न एंडो होता है न एक्सो होता है। इसलिए टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ सॉल्युबिलिटी वेरी नहीं कर रही होती। ओके, और इस लास्ट को हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। प्लीज अगर मैं एक ग्राफ ड्रा करना चाहूं, प्लीज इस जानिब हम सॉल्युबिलिटी को, इस जानिब हम किसको शो करेंगे, इस जानिब हम टेम्परेचर को शो करते हैं, सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर। ओके, तो पहले मेरे पास क्या आएगा, ये ग्राफ आता है। ये है जनाब पोटाशियम क्लोरेट का ग्राफ है। ये जनाब आपके पास अमोनियम नाइट्रेट का ग्राफ है। ओके, ये आपके पास सोडियम कार्बोनेट का ग्राफ है कि जो टेम्परेचर राइज हो रहा है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। यहां पे ख्याल रखिए, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, हम अप्रॉक्सीमेशन कह रहे होते हैं। ओके, कि तकरीबन होती है। एग्जैक्ट ग्राफ तो हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को लेके शो कर सकते हैं। ओके, तो मैं जनरलाइज बात कर रहा हूं। तो ये केस नंबर क्या हो गया है, ये ग्राफ नंबर 1 आपको मैंने शो कर दिया है। ग्राफ नंबर 1 ये किसके लिए है, ये केस नंबर 1 के लिए है। क्या मतलब कि सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। क़यामत तक अब नहीं बढ़ेगी, एक हद तक बढ़ती है। प्लीज, हर फैक्टर एक हद तक इफेक्टिव होता है, आफ्टर दैट जरूरी नहीं कि वो इफेक्टिव हो। केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 2 मेरे पास कौन सा है कि आप क्या देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। जो मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, ड्रॉप हो रही है।
ये कौन से वाला केस है? ये एक्सोथर्मिक वाला केस है। यहां पर मैं कोट करूंगा, लिथियम कार्बोनेट को कोट करेंगे, यहां पर सीरियम सल्फेट को हम कोट करेंगे, आपकी बुक के अंदर मेंशन किए गए हैं। ये केस नंबर 2 है जहां पे सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है। क्यों जनाब? जब आप ये सॉल्यूट पानी में डालते हैं, हीट रिलीज होती है, ऊपर से आप ही गर्म करना शुरू कर दो, तो अकॉर्डिंग टू ले शार्टलियर प्रिंसिपल बैकवर्ड रिएक्शन अकर एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ओके, यानी इस केस में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो प्रोडक्ट साइड पे हीट ऑलरेडी रिलीज हो रही होती है। तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक चेंजेस में अगर आप टेम्परेचर करते हैं इंक्रीज, तो अकॉर्डिंग टू ले शार्टलियर प्रिंसिपल बैकवर्ड प्रोसेस विल टेक प्लेस, प्रेसिपिटेशन विल अकर, अ डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी विल बी नोटिस्ड। ओके, केस नंबर 3, नो रिलेशनशिप। ये कैसा केस है? प्लीज देखिए, इसको हम यूं शो करते हैं, मामूली सी इंक्रीज है सही, लेकिन इसको अब नेग्लेक्ट करते हैं। ये केस नंबर 3 है मेरे पास। फॉर एग्जांपल आपके पास है पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड। ये केस नंबर 3 है जहां सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि यहां पर इंथैल्पी चेंज क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है। अब एग्जैक्टली नहीं तो 0, अप्रॉक्सीमेटली 0। हम कहते हैं कि तकरीबन, हालांकि मैंने ग्राफ थोड़ा सा ऊंचा बनाया है, लेकिन मोटी मोटी बात, बस असर नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? न सोल्यूशन को हीट चाहिए, न हीट पैदा होती है, न हीट उसको चाहिए, तो आपका हीट का फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा, टेम्परेचर उसके ऊपर अफेक्ट नहीं करेगा। अब आखिरी पॉइंट पे आता हूं मैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास मौजूद है, आइए बात करते हैं इसके ऊपर कि इस पॉइंट पे टेम्परेचर है 305 केल्विन, 305 केल्विन है, ऑलमोस्ट 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये क्या हो रहा है, पहले सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, फिर क्या हो गया है, फिर डिक्रीज हो गया है। तो ये जो आखिरी वाला केस है, ये लोग क्या शो करते हैं, ये लोग डिसकंटिन्यूअस कर्व शो करते हैं, डिसकंटिन्यूअस कर्व शो करते हैं। एक पॉइंट, यानी इसका एक पार्ट क्या होता है, इसके एक पार्ट को हम बोलते हैं राइजिंग कर्व, अगले पार्ट को हम बोलते हैं फॉलिंग कर्व। यहां पर 2 कर्व आपके पास आ गए हैं, फॉलिंग कर्व एंड राइजिंग कर्व। सवाल पैदा होता है कि ऐसा कौन कर रहा है? सारे साल्ट्स नहीं करते, कुछ साल्ट्स हैं, और ख़ुसूसन हाइड्रेटेड साल्ट्स। यहां पर आपके पास मैं एग्जांपल कोट करूंगा, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। उम्मीद है आपको इसका नाम भी आता होगा, ग्लोबर साल्ट। ठीक है, ग्लोबर सॉल्ट, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बुनियादी मसला एंट्रोपी का है, लेकिन आपके लेवल पे एंट्रोपी कोर्स में डिस्कस नहीं है, तो मजबूरन हम गुजारा चलाते हैं। अदरवाइज बेस्ट कंसेप्ट एंट्रोपी वाला है। ओके, हम अब उसको अपने तरीके से डिस्कस करते हैं। ये क्या खचखाना है कि पहले सॉल्युबिलिटी बढ़ती है फिर घटती है। तो सुनिए, एक्सपेरिमेंटली ये बात ऑब्जर्व हुई है कि जब आप सोडियम सल्फेट को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, इस सोडियम सल्फेट का जो डेकाहाइड्रेट वाला पार्ट है, क्लस्टर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द लैटिसेस जो मौजूद होते हैं, वो साल्ट के साथ जुड़े हुए रहते हैं। साल्ट वाटर की इंटरेक्शन अलग, वाटर टू वाटर इंटरेक्शन अलग। प्लीज मेरी बात सुनिए, ये मेरे पास साल्ट, ये मेरे पास कौन, वाटर। साल्ट और वाटर
वाटर के अंदर डाल रहा हूं तो वाटर वाटर इंटरेक्शन भी रहेगी, साल्ट वाटर इंटरेक्शन भी रहेगी। इंटरेक्शंस क्या है? डबल है, इसलिए सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एक ट्रांजिशन टेम्परेचर आता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है ये वाला पॉइंट। इसके बाद क्या होता है? सॉल्युबिलिटी ड्रॉप होती है। क्या वजह है? अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ये बात कोट की जाती है कि इस पॉइंट के बाद, इस ट्रांजिशन टेम्परेचर के बाद, वो जो वाटर का जो क्लस्टर था ना, वो डेकाहाइड्रेट का जो क्लस्टर जो आपके साल्ट के साथ लगा हुआ था, वो क्लस्टर लीव कर जाता है, इंटरस्टाइसिस से निकल जाता है। यानी पहले साल्ट वाटर एक कंपाउंड था, पानी में इंटरेक्शन डबल थी, अब पानी नहीं रहा जनाब, सिर्फ साल्ट है। तो साल्ट वाटर की इंटरेक्शन कदरे कमज़ोर है बनिस्बत हाइड्रेटेड के। यानी मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर क्या हो गया है? यहाँ पर आपका साल्ट एनहाइड्रस हो गया है। ओके, ये हमारे पास कंसेप्ट की बात थी। आज की आखिरी बात इस टॉपिक की याद रखिए प्लीज, इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू इंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस प्लस इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। तो जब एक सॉल्यूट को आप पानी में डालते हैं तो पहले पानी को क्या करना होगा? लैटिस को तोड़ना होगा। तो जब लैटिस को आप तोड़ते हो, इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये क्या होता है? ये हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, जबकि ये वाला हमेशा 99% क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। जब एक आयन पैदा हो जाता है, लैटिस टूट जाता है, आयन्स बनते हैं, इस आयन को वाटर हर जगह से क्या करेगा? सॉल्वेट करेगा, अरेस्ट करेगा, सराउंड करेगा। इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो आखिरी बात क्या हुई? इन दोनों के वैल्यूज को टैली कीजिए, कंपेयर कीजिए। अगर एक्सो वाला जीत गया तो नेट सोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा हो गई तो आपके पास केस नंबर 1 बन जाएगा। ओके, और अगर तकरीबन दोनों बराबर हैं तो केस नंबर 3 बन जाएगा, एंड सो ऑन। ओके।